आपसे पूछ ही नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कोई इंटरेस्टेड हो ओलंपियाड वगैरह में या कुछ दूसरे तरह का टेस्ट देने में, वहाँ बहुत हेल्पफुल होता है। या जब आप 11, 9, 10 के बाद +2 में जाओगे तो वहाँ नहीं, यही सब चीज़ें आपको फिर से और एडवांस में मिलेगी, तो बेसिक आइडिया रहेगा तो बहुत आपको फायदा होगा। देखो, आज मैं आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करने जा रहा हूं। क्या है प्रॉब्लम देखा जाए, जैसे देखिए तो in the given figure, दिए गए फिगर में what should be the value of f so that what should be the value of f so that M1 should move up, M1 moves up with acceleration बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Also calculate tension in the string. Also calculate tension in the string. क्या कहता है, एक फिगर दिया गया है और लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है कि सरफेस इज स्मूथ, क्योंकि हम लोगों के क्लास में फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं आती है, इसलिए हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे फ्रिक्शन की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ये फिगर है, ये एक M2 मास है, एक पुल्ली के सहारे यहां पर M1 लटका हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है M1 = 6 किलोग्राम, M2 = 4 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिए थे क्या, कितना, और ये M1 जाएगा E एक्सेलरेशन से, A बराबर दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है कि आपको देखिए, छोड़ दीजिएगा तो M1 हमेशा नीचे ही जाएगा। M1 को ऊपर ले जाने के लिए यहां एक फोर्स लगाया गया है, इसी फोर्स का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। M1 को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स दिया गया है, इसी फोर्स का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो, सॉरी फिगर को मिटा दिए, क्या कहा था मैंने आपको कि जब भी कनेक्टेड बॉडी का प्रॉब्लम हो तो सभी बॉडीज को सेपरेटली कंसीडर करते हैं। दूसरा, एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हर बॉडी का एक्सेशन सेम होता है। ये जा रहा ऊपर एक्सेशन से, ऑटोमेटिक ये किधर जाएगा, इधर एक्सेशन से। अब M1 पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो M1 पर दो ही फोर्स लग सकता है, या तो उसका वेट जो किधर लगेगा, नीचे, और ये जा रहा ऊपर की ओर
ऊपर कौन फोर्स डाल रहा है? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। M2 पर कौन कौन फोर्स लगेगा? ये लगेगा इधर की ओर M2G, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और नॉर्मल M2G से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा, मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल फोर्स तो जीरो है, तो वर्टिकल फोर्स जीरो है। एक और फोर्स लगेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? की कहेंगे। आपको पता है ना, टेंशन जो है, स्ट्रिंग अपने से जुड़ी हुई हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है फोर्स से, उसे कहते हैं टेंशन। ये स्ट्रिंग M1 को भी अपनी तरफ खींचेगी टी1 से, यही स्ट्रिंग M2 को भी अपनी तरफ पुल करेगी टी4 से, तो इस टी को क्या कहा हमने? टेंशन कहा है। ठीक है, अब इक्वेशन में भाई M1 के इक्वेशन में देखो तो T और mg में बड़ा कौन है? mg बड़ा है तो नीचे जाता ना, T और mg में कौन बड़ा होगा? T बड़ा होगा, तब ना बॉडी ऊपर जा रही है, और दोनों मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? T माइनस mg, ऊपर लगेगा T, नीचे लगेगा mg, दोनों में mg ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? T माइनस mg, और T माइनस mg किसके बराबर हुआ? ma के बराबर हुआ। और इसलिए यहां आ जाओ, F में और T में कौन बड़ा है? F बड़ा है, क्योंकि बॉडी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ F। चार फोर्स में ये दोनों तो बैलेंस हो गए हैं, F और T में F बड़ा है, इक्वेशन क्या हो जाएगा? F माइनस T, ये M1A है और ये हो जाएगा M2A। दोनों को हम लोग ऐड करें तो T से T कैंसिल हो जाएगा, ये M1 है। F बड़ा माइनस M1G, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। और पूछा गया है F का वैल्यू, F बराबर हो जाएगा किसके? F इक्वल टू M1G प्लस M1 प्लस M2 इंटू A, and naturally F will be how much? M1 is 6 kilogram, G is 10. M1 is 6 kilogram, M2 is 4 kilogram, A is 2. 60 plus 20. The experimental had to apply a force F remains equal to 80 Newton. Then in that equation, M1 will move up with an acceleration A बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M2 will have the same acceleration also, M2 का कोई acceleration होगा, लेकिन ये फोर्स का वैल्यू कितना निकाल दिया हमने? 80 मीटर का निकाल दिया। ठीक है, अब देखो कुछ और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पिछले दिन हमने थ्योरी पढ़ाया था, इसका प्रॉब्लम करके देखें हम लोग। हो सकता है मुझे याद नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट भी हो जाए, बट ये जरूरी है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है देखो तो, ये दिखाया गया है, सिंपल लिखा, इन द फिगर find the acceleration of the blocks and tension in the string. In the figure, find the acceleration of the blocks and tension in the string.
ये फिगर मैं मिटा देता हूं, ऊपर फिगर बनाता हूं ताकि नीचे बनाने में सुविधा हो। ये फिगर में मासे दिए गए हैं, उनका एक्सप्रेशन निकालना है और स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना है। एक मास है यहां पर M1, दूसरा मास है यहां पर M2, ये तीसरा मास है M3। क्वेश्चन में दिया गया है M1 बराबर 3 किलोग्राम, M2 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, M3 इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, अब पूछा गया है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखो तो यहां पर एक फोर्स काम करेगा M3G और ऊपर टेंशन काम करेगा T2। वो तो देखिए सब लोग, M3G और T2। ये ब्लॉक कभी भी अपने आप ऊपर जाएगा नहीं, जब भी जाएगा तो नीचे जाएगा। इसके पास इधर एक्सेलरेशन हुआ है और M3 और M2 सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा A, और M2 और M1 सेम स्ट्रिंग जुड़े हुए हैं, इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा A। यानी कि ट्रेन के जितने भी डब्बे हैं उसमें ये कि सभी डब्बे क्या हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी से सेम एक्सेलरेशन चल रहे हैं। अब फोर्सेज यहां देखो तो ये स्ट्रिंग यहां भी एक फोर्स डालेगा T2। देखिए अब एक स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन तो सेम है, यहां पर टेंशन बदल जाएगा। ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया और दूसरे स्ट्रिंग में टेंशन जो है ये इसको भी खींचेगा T1 से, इसको भी खींचेगा अपने तरफ T1 से। स्ट्रिंग अपने से कनेक्टेड हर बॉडी को अपनी तरफ पुल करता है। तो सभी फोर्स से लिख दिया गया। यहां मैं लिख देता हूं M1 बराबर 3 kg, M2 बराबर को M1G और यहां मिलेगा N1, M2G यहां मिलेगा N2। चूंकि मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, इसलिए वर्टिकल फोर्स तो बैलेंस है तो N1 बैलेंस हो रहा है किससे, M1G से। N2 किससे बैलेंस हो रहा है, M2G से। N1 और N2 दोनों एक दूसरे को, N1 M1G को बैलेंस कर रहा है, N2 M2G को बैलेंस कर रहा है, इनका कोई रोल नहीं है। अब बाकी देखा जाए इसका इक्वेशन क्या होगा। निश्चित रूप से M3G ये लार्जर फोर्स, इन दोनों मिलकर क्या देंगे, M3G माइनस T2 M3A। यहां पर क्या होगा, T2 बड़ा है, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा M2A। और यहां पर देखिए फोर्स है T1 इक्वल्स टू M1A। तीनों को मिला दीजिएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। M3J M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। और कितना आसान है देखिए, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। M3J M1 प्लस M2 प्लस M3, वैल्यू तो डाल देना है। M3 is 5, G is 10, M1 is 3, M2 is 2, M3 is 5, 50 by 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
50/10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू। इसके अलावा इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स अलग से डिस्कस करता हूँ। ये प्रॉब्लम्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, देखो तो, ए लार्ज ट्रक एंड ए कार, ये क्वेश्चन देखिए। ट्रक एंड ए कार, ए लार्ज ट्रक एंड ए कार, both with the velocity of the both moving with a velocity v, that truck and a car both move with a velocity v have a head-on collision and both of them come to a halt and both of them come to a halt. इधर को ये लास्ट फॉर 1 सेकेंड। If the collision lasts for 1 second, then पहला क्वेश्चन है, which vehicle experiences the greater force of impact? Which vehicle experiences greater force of impact? Second is, which vehicle experiences greater change in momentum? और तीसरा क्वेश्चन इसमें, why is the car likely to suffer more damage? Why is the car likely to suffer more damage than truck? क्वेश्चन आपके सामने है,
कि कार में ज्यादा डैमेज क्यों होगा? देखो तो दोनों में पूछ रहा है कि दोनों के ऊपर में किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। क्वेश्चन सामने है सबके। आपको पता है फोर्स क्या होता है? पहले ने दूसरे पर डाला होगा, जैसे ट्रक को डाला होगा कार पर, कार रुक गया, कार को डाला होगा ट्रक पर, ट्रक रुक गया। तो यह एक्सेलरेशन का फोर्स है, और एक्सेलरेशन का फोर्स हमेशा क्या होता है? इक्वल और अपोजिट होता है। तो दोनों के फोर्स जो है इक्वल और अपोजिट हो गए विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना? तो बोथ विल एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, दोनों पर फोर्स बराबर लगेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स चेंज इन मोमेंटम में टाइम चला दें तो फोर्स लगेगा, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, फोर्स भी सेम है, तो मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। देखो तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा? F डेल्टा T के। F फोर्स दोनों पर सेम, टाइम दोनों पर सेम, तो मोमेंटम का चेंज भी दोनों पर क्या होगा? सेम होगा। तो दूसरा पार्ट पूछा गया है कि किसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा? जवाब क्या होगा इसका? दोनों के मोमेंटम में समान चेंज होगा। तो सिंस F इज सेम ऑन बोथ ऑफ देम, क्यों समान है? क्योंकि इक्वल अपोजिट होता है एक्सेलरेशन का फोर्स, कोमा आगे लिखा हमने मोमेंटम will be same for both of them। तीसरा पार्ट जो पूछा गया इसमें, वो थर्ड पार्ट है कि किसको ज्यादा डैमेज होगा। तो आप कॉमन सेंस है आपके पास कि कार के पास ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है ना? क्यों? कि कार जो है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ कार F बटा मास ऑफ कार, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक F बटा मास ऑफ ट्रक। फोर्स तो दोनों में सेम है, लेकिन मास तो दोनों का सेम नहीं है, और इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ कार बटा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक भाग दोगे, डिवाइड का एक्सेप्ट कर जाएगा, मास ऑफ ट्रक बटा मास ऑफ कार। ये तो 1 से बहुत बड़ा है, ट्रक का मास कार के मास से बहुत बड़ा है, इसलिए कार का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रीजन को होल्ड किया, उसको फिर सेपरेट करेगा, तो सेपरेट करेगा तो कार बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगी, ट्रक एक्सेलरेशन कम रहेगा। और वैसी स्थिति में क्लियर है कि कार जो है वो ज्यादा डैमेज करेगा ट्रक के कंपेरिजन में, कहेंगे हम लोग हेंस कार विल सफर मोर डैमेज as compared to ट्रक। ट्रक के कंपेरिजन में कार जो है वो ज्यादा डैमेज सफर करेगा। ये तो हो गया आपको एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं।
इसे देखो तो ये क्वेश्चन जस्ट रिकॉल करना सभी चीजों को। पता है एक कार और इसका मास दिया गया है 1200 किलोग्राम, is moving along a straight line, moving along a straight line with a velocity 90 with a velocity 90 kilometer per hour. Due to unbalanced force, car comes to rest in 4 seconds. एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, कार हमारे पास है, कार की वेलोसिटी कितनी दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। जब कार पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स क्या लगेगा ब्रेक लगेगा, तो कार पर अनबैलेंस फोर्स लगा तो 4 सेकेंड में कार की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। वेलोसिटी ऑफ कार कम्स टू 0 इन 4 सेकेंड। कैलकुलेट में पहला पूछा गया है एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। पहला है चेंज इन मोमेंटम, दूसरा है एक्सेलरेशन, तीसरा है फोर्स। जो चीजें हम लोग पढ़े हैं वही सारी चीजें हैं, जस्ट को याद करना है, रिजल्ट को डिस्कस करना है, रिकॉल करके बनाना है। देखो तो कार का मास दिया गया है कितना, हाउ मच 1200 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 into 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में जहां 4 सेकेंड दिया गया वहां हम 5 सेकेंड करके बना रहे हैं। टी हमने लिख लिया है 5 सेकेंड, जस्ट कि आपको थोड़ा गुना भाग करना आसान हो। यहाँ देखिए चेंज कर दिया हमने, 5 सेकेंड में रेस्ट हुआ और रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया 0। सबसे पहले पूछा गया है चेंज इन मोमेंटम, ये बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम mu। v तो 0 है 1200 और u हो गया 25। 25 गुना 2500 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 पर 2 शून्य, 3 into 10 का पावर 4। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स, चेंज इन मोमेंटम। दूसरा क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। ये माइनस साइन आएगा इसमें, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि माइनस जो है वो मोशन के उल्टा हो रहा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन।
दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम को दिखाते। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम 5, ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा पूछा गया है फोर्स। फोर्स कितना होता है? माइनस क्यों आया है? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस इसलिए आया है कि रिटार्डेशन हो रहा है। तीसरा पूछा फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया 1200, एक्सेलरेशन दिया गया है -5, 12 × 60, और 1 2 3 12 सौ है ना, ये हो गया 6 हो जाएगी। पीछे माइनस है, माइनस का मतलब है और न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता तो 1200 का देते हैं हम लोग। यहाँ माइनस का मतलब हो गया कि फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए नेगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन में नेगेटिव आया है, चेंज मोमेंटम नेगेटिव आया है। अब देखो अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करें। जैसे देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a ball rolling on ground has been shown। ये ग्राफ है। इधर लिया गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इधर लिया गया टाइम सेकंड में। ग्राफ हमारा ऐसे है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। ग्राफ ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 80 है, टाइम लगा है 0 फीट। ये 80 है और 1 सेकंड में टाइम 0, वेलोसिटी 0 हो गई है। कहता है अच्छा रुकेगा क्यों? आइडिया है कुछ आपको? जमीन पर हम लोग किसी बॉडी को रोल करा के छोड़ देते हैं, स्लाइड करा के छोड़ देते हैं, तो रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि अर्थ जो है फ्रिक्शन का फोर्स डालता है। ठीक है ना? यदि पूछा है आपसे कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉल, बिना मास का तो बनेगा नहीं। बॉल का मास दिया गया, लेट मी सी द क्वेश्चन। मास दिया गया है 50 ग्राम। मास ऑफ बॉल दिया गया है
50 ग्राम। अब देखिए इसका क्या मतलब इस ग्राफ का। पहला टाइम जब t1 है उस समय वेलोसिटी कितनी है, t1 0 है, उस समय वेलोसिटी v1 बराबर है 80 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा टाइम जब t2 बराबर है 8 सेकेंड, तब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक जनरल फॉर्मूला है v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। v2 is 0, v1 is 80, t2 is 8, t1 is 0। ये क्या आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव क्यों आया है, निगेटिव इसलिए आया है तो तुमको पता है कि एक्सेलरेशन जो है माइनस होने का कारण क्या है, वेलोसिटी का घटना। और ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया है, फ्रिक्शन ने प्रोड्यूस किया है। तो फोर्स फ्रिक्शन कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसके बराबर है, 50 ग्राम, 50 इंटू 10 का पावर -3 किलोग्राम। एक्सेलरेशन है -10, सबको एसआई में डाल दिया हमने। 1 2 ये आएगा 0.5 न्यूटन के बराबर, ये आएगा 0.5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करके आपको बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। ऑफ कोर्स इसमें माइनस आता है एक्सप्रेशन में। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट लग रहा है। माइनस इसलिए आया कि फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। देखिए करेक्शन हमने किया है, मैं बनाता हूं। देखो ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां पर लिख दिया मैंने। ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड moves, बल्कि rolls down and rolls down. A body starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. Rolls down a hill with a constant acceleration. आगे कहता है if the body travels 400 meter in 20 seconds,
if the body travels 400 meter in 20 seconds, calculate the force acting on it. Calculate the force acting on it. क्वेश्चन आपके सामने है, एक बॉडी स्टार्ट की है हिल पर रोल करना और रेस्ट से स्टार्ट की है, तो रेस्ट से स्टार्ट की है तो यू का वैल्यू कितना है 0। अब बॉडी ने ट्रेवल किया है, अच्छा कुछ मास दिया गया बॉडी का, लेट मी शेयर, बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, बिना मास का तो फोर्स मिलेगा नहीं। एस बराबर 400 मीटर है जी, 400 मीटर, और टाइम कितना लिखा आपने 20 सेकेंड। तो S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 400/1/2 इंटू A इंटू 20 का होल स्क्वायर। यहां से ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 200 मीटर पर सेकेंड के बराबर बचेगा। ठीक है, ये बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जब एक्सेलरेशन मालूम हो गया तो फोर्स तो पूछा गया है, फोर्स किसके बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 2, बॉडी का फोर्स कितना लग रहा है मोशन डायरेक्शन में 20 न्यूटन के बाद फोर्स लग रहा है। तो ये आपका सवाल हो गया, और एक दो उतर दीजिए, थोड़ा सा समय अभी मेरे पास है। एक देखो ये क्वेश्चन, ये देखो चेंज इन मोमेंटम को कैसे निकालते हैं। जैसे ए बॉल ऑफ मास m strikes a surface with velocity v and comes to rest. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, या चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं लोग, डायरेक्शन के बाद छोड़ दे। तो जा रहा था भी वेलोसिटी से और स्ट्राइक करके रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आने के बाद फिर जरूर पे गिर जाएगा, जरूर आपके फोर्स के चलते। लेकिन मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेंज को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा माने स्मॉल, ठीक है। तो ये एम भी के बराबर हो गया, फाइनल 0 है, इनिशियल एम भी है, फाइनल में से माइनस एम भी आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले हम लोग को। बट if the ball returns with the same speed, तब ध्यान दो। अब क्या कहता है, बॉल गया है, स्ट्राइक किया है एमवी मोमेंटम से, सेम स्पीड से लौटा, तो फिर लौटा किसे एमवी से। इस बार चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसका क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। एमवी से पहले 0 हुआ है, तो एमवी से 0 हुआ है तो मोमेंटम का चेंज कितना हुआ एमवी, और फिर 0 से एमवी हुआ तो फिर कितना चेंज हुआ एमवी, तो कुल टोटल कितना हो गया 2 एमवी का होगा, ठीक है ना।
तो याद रखो ऐसे सवाल में कभी कभी बुलेट वाला सोच रहा है कि बुलेट जो है टकरा कर लौट गया, बॉल टकरा कर लौट गया तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा, ठीक है ना। इस केस में मोमेंटम कितना चेंज होगा, 2m दिख रहा होगा। तो आज यही स्टॉप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली आपको ग्रेविटेशन में स्टार्ट कर, जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर सारा ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ग्रेविटेशन। हो सकता है 1-2 और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करके मैं तब आगे बढ़ूं, ठीक है ना।